हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज आवर लेक्चर सीरीज जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। तो उस पे हमारा ये थर्ड लेक्चर है प्रेजेंटेड बाय मी आरची साहनी, है ना। अगर आपको ये जो लेक्चर्स हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन टू। आवर टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड कि आपको घर बैठे कैसे बहुत अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। हियर इज माई रेफरल कोड। अगर आप इसको यूज करते हैं TRG876 तो यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% का मिलेगा, है ना। बाकी और भी कुछ भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग ऑफ दिस सीरीज और जैसा भी कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट वेबसाइट्स के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो पूरा सिलेबस है, पूरा रिसेंट सिलेबस के मतलब पूरा जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिलेबस ऑफ MPPSC। जैसा आप सभी को पता है कि 2020 में जो है चेंजेस किए गए हैं, है ना, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर एंड ऑफ द दिसंबर में आया था। तो अब जो एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, तो हमें थोड़ा सा और डेप्थ में लगभग पढ़ना है। तो उसी डेप्थ के अकॉर्डिंग हमारी टीम जो है आपके लिए क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बेस्ट आउट ऑफ द बोलना चाहिए कि अब सबसे अच्छे में भी और अच्छा कैसे आपको प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए ही आपके लिए हम काम कर रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये सिलेबस जो है जो चेंज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर, फर्स्ट वी विल रिकॉल द होल ऑफ द प्रोसेस। एक क्विक में हम लास्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो अगर हम सिंपली देखें तो हमने सिर्फ जो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जो हम न्यूबुला हाइपोथेसिस या फिर एंशियंट या ओल्ड थ्योरीज बोले और मॉडर्न थ्योरी जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमने जाना था लास्ट में। आपको ये भी बताया था दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हुम। आई होप यू नो दैट। अगर नहीं आपको याद है तो आप उसको फिर से क्विक रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स आप ही के पास है, एवरी टाइम इट इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में गए थे जहां पे हमने कुछ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद कोर, क्रस्ट, मेंटल, कैसे प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डेंसिटी क्यों चेंज होती है, क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो हमने ये पूरी होल प्रोसेसेस लास्ट लेक्चर में जानी है। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर में आ रहे हैं तो प्लीज आई विल सजेस्ट यू first go through first and second lecture, then only you can easily undergoes or understand the today's lecture, okay। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास हमने फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ या फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स जान लिया। उसके बाद हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जान लिया। अब हम बात करेंगे कि जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जान के हमारे पास एक आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस मीन्स होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, जो हमारी अर्थ की जो सतह या जो हमें क्रस्ट दिख रही है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दिख रही है, क्या वो ऐसे ही है? तो बेसिकली ये ऐसे नहीं है। अगर आपने सुना हो कई बार अर्थक्वेक आ जाता है नियर बाय एरिया में या कोई कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वोल्केनोज इरप्ट हो गए, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अंदर का जो मैग्मा या मोल्टेन लावा है वो क्या हो रहा है, पूरे क्रस्ट में जो है फैल रहा है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा प्लैनेट या कोई मीटियोर अपने दूसरे प्लैनेट से जाके टकरा जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ टूट फूट हो जाती है और नई क्रस्ट जो है डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली कि यही जो है कि मतलब फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म जो होता है उसी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और ये फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन जो लैंडफॉर्म का है, लैंड का बनना और लैंड का टूटना, ये बेसिकली हमारे दो फैक्टर्स पे काम करता है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस बेसिकली कौन से फोर्सेस हो गए, लाइक कि दूसरे प्लैनेट्स लाइक मून है या सन है या हमारे इर्द गिर्द जो मर्करी, वीनस, जुपिटर, इस टाइप के जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी की वजह से, उनके सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हमारी क्रस्ट को डिफॉर्मेशन हुआ। और ऐसे ही हमारे इंटीरियर में भी जब अर्थक्वेक आया, वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो हमारे लिए इंटीरियर या इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ से कुछ फोर्सेस आए जिसकी वजह से जियोमॉर्फिक डिफॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन किसका हुआ, लैंडफॉर्म का हुआ।
या फिर हम बोल लें कि आउटर मोस्ट क्रस्ट का हुआ। ठीक है, तो बेसिकली द इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस कॉजिंग स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस की अर्थ का बनना, टूटना, उसके कॉन्फिगरेशन में चेंजेस आना, उसके मेटल्स में चेंजेस आना। पहले क्रस्ट में कोई एलिमेंट ज्यादा मिलता था, उस टूटने के बाद या फॉर्मेशन के बाद या कोई लावा या वोल्केनो इरप्ट होने के बाद कोई दूसरा मेटल ज्यादा मिल रहा है, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन की चेंजेस है उसको हम क्या बोलते हैं, होल ऑफ द प्रोसेस को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम इसको एक टेबुलर फॉर्म से जान लेते हैं। तो हमने बोला एक इंटरनल फोर्स होना चाहिए या तो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अब इंटरनल को ही हम जियोग्राफिकली बोलते हैं एंडोजेनिक, मतलब अंदर से बना हुआ या अंदर से निकला हुआ, और एक्सोजेनिक मींस बाहर से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो अब अंदर से क्या क्या हो सकता है, या तो कोई टेक्टोनिक, कल हम जैसे बात कर रहे थे कि क्रस्ट होती है, या क्रस्ट दो तरीके की होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो कि कॉन्टिनेंट बनता है, और ओशन, ये नहीं कि समुद्र है तो पूरी वो गहराई है, बहुत आप डेप्थ पार्ट ऑफ द लेक्स में भी जाओगे, ओशंस में भी जाओगे तो वहां पे भी ओशन की क्रस्ट आती है ना। तो वो क्रस्ट क्या होती है, अगर मान लीजिए कि कोई वो मतलब अलग अलग प्लेट्स है ये, अब ये प्लेट्स क्या है टूट जाती हैं, बाइफरकेट हो जाती हैं, ये बेसिकली या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे के ट्रांसवर्स, मतलब इस टाइप से ऐसे घसीटती हुई जाती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेक्टोनिक फोर्स जनरेट होता है और लावा या मैग्मा उस सरफेस से बाहर आ जाता है ना। और ऐसे ही हो गया वोल्केनोज का इरप्शन की बहुत ज्यादा, जब इंटीरियर कोर में बहुत ज्यादा आपका जो है मैग्मा जनरेट हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वेंट से सरफेस ऑफ द क्रस्ट, ये हमारा पूरा क्रस्ट है, और यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो गया, और उसकी वजह से ये क्या हो गया, एक हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गई, जो कि सब पार्ट है आपकी एंडोजेनिक प्रोसेस की। ठीक है, अब उसके बाद हमारी दूसरी आती है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मींस इरोजन, जैसे कि मान लीजिए एकदम से हवा आ रही है और हवा की वजह से बहुत ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो भी इरोड हो गई, या फिर दूसरा पानी के साथ भी एलुवियल या कोई वाटर के साथ भी जो है सेडिमेंट्री जो होता है, सेडिमेंट जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड का डिफॉर्मेशन हो रहा है। वेदरिंग भी हो सकती है, बहुत तेज आंधी तूफान आने की वजह से, साइक्लोन्स आने की वजह से टूट फूट हो सकती है, और मास वेस्टिंग मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान सीधा टूट जाना। इरोजन मतलब छोटे पार्टिकल, उससे थोड़ा बड़े को वेदरिंग बोलते हैं, और मास वेस्टिंग मीन्स बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सीधा नीचे गिर जाना। तो ये बहुत ही, जब बिल्कुल ही बोलना चाहिए कि टाइफून काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है तब मास वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, या फिर इंटरनल को हम एंडोजेनिक भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। एंडोजेनिक भी हमारी दो तरीके की होती है, टेक्टोनिक जो कि प्लेट्स की मतलब आपस के टकराव से या फिर दूर जाने की वजह से या ट्रांसफर्स की वजह से होती है, और दूसरी होती है हमारी वोल्केनिक जो कि मैग्मा या बहुत ज्यादा हीट, टेम्परेचर, डेंसिटी का वेरिएशन आने की वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो सेमी मोल्टन लावा है वो अर्थ क्रस्ट में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ में आ जाता है ना। और इसके बाद हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि बाहरी मतलब आउटर मोस्ट लेयर को डिफॉर्म करते हैं। तो वो डिफॉर्म कैसे करते हैं, इरोड भी कर सकते हैं, वो वेदरिंग भी कर सकते हैं, और वो मास वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपका जो है डिफॉर्म ही हो लैंड। क्यों, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्रस्ट है, राइट, अब यहाँ पे क्रस्ट है, अब यहां से तो चलिए कि बहुत ज्यादा विंड क्या है इरोड करके सॉइल को ले गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये विंड रुकेगी ना, कहीं पे तो कहीं पे ये डिपॉजिट भी तो करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस का फॉर्मेशन भी तो होगा, है ना। तो हमेशा ये चाहे एक्सोजेनिक फोर्सेस हो चाहे वो एंडोजेनिक फोर्सेस हो, दोनों ही आपके फॉर्मेशन भी करते हैं और डिफॉर्मेशन भी करते हैं। आई बात आपको समझ, अगर इसमें भी इतना भी डेप्थ में अगर हमें जाके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अब एंडोजेनिक फोर्सेस को हम और डेप्थ में देखते हैं। तो दोज इंटरनल फोर्सेस विच राइज देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर, है ना, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ
क्या बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट को बनाने के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो बेसिकली वो फोर्सेस जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जनरेट होते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने दे दिया इंटरनल फोर्सेस या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग, अगर आप देखोगे ना तो ये जो माउंटेन भी है ना, वो क्या हो रहा है कि एक तरीके से अभी हम आगे जाके जब माउंटेन्स पढ़ेंगे तो आप टाइप्स ऑफ माउंटेन में एक फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन भी आएगा, फोल्डिंग माउंटेन। तो बेसिकली क्या होगा कि कोई भी दो क्रस्ट होती हैं या कोई भी दो जो है लेयर्स ऑफ द अर्थ होती हैं, वो प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाती हैं। ओवरलैप होने की वजह से क्या हो जाता है, एक माउंटेन का या फिर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो वही बोल रहा है कि माउंटेन जो है उसका फॉर्मेशन क्या है, एक एंडोजेनिक फोर्स है। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का भी एक एंडोजेनिक फोर्स है। अर्थक्वेक का आना या वोल्केनिज्म आना, या फिर अर्थक्वेक मतलब सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब एकदम से अर्थ में कुछ झटका लगना, तो उसको क्या वो किसका पार्ट हो जाता है, वो भी हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये माना गया है कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, ये ज्यादातर हमारा डिस्ट्रॉट नहीं करती। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मतलब कुछ कहीं अगर मान लीजिए कि डाइवर्जेंट बाउंड्री अगर हो रही है तो यहाँ पे तो आपका एक तरीके से खराबी हो रहा है ना, आपके पास एक क्या हो रहा है, वेंट जनरेट हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से कुछ मैग्मा बाहर आ जाएगा और सरफेस बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं मोस्टली आपके लैंड बिल्डिंग होते हैं, है ना। अब उसके बाद आता है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस, और एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारे मोस्टली लैंड वियरिंग या फिर डिफॉर्म करने का काम करते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, दोज फोर्सेस विच राइज देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम अर्थ एक्सटीरियर या ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने बताया साइक्लोन्स हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स हुआ, है ना, विंड्स हुई, वेव्स हुई, वाटर हुई, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हमने नाम दिया एक्सोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस बेसिकली हमने पढ़ा कि वेदरिंग होती है, इसमें मास का मूवमेंट होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, और क्या होता है, मास वेस्टिंग, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर भी, बोल्डर्स टाइप के जो पत्थर होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो चैप्टर मतलब एक तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, मतलब सडन आपका सिर्फ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट को हमने बोला जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और ये कुछ फोर्सेस के द्वारा होती है, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, और ये जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। मैं इसलिए इसको इतना बेसिक से समझा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि हम बड़े बड़े टर्म्स को इतना जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उनको रट लेते हैं, लेकिन हमें जो मतलब अगर हमें बिल्कुल बोला जाए कि अगर हम एकदम से 10th क्लास या 12th क्लास में, व्हेन यू आर ए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ओके, आप 5th स्टैंडर्ड में हो, सीधा आपको 10th क्लास की बुक्स पढ़ा दी जाए तो आपको समझ में आएगी? आपको नहीं आएगी। आप रट्टा मार के क्या है, आप उसको याद तो कर लेंगे, एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है इवन द टॉप भी कर ले, लेकिन एट लास्ट सिर्फ आपकी क्या मगिंग अप टेक्नोलॉजी जो है या मतलब टेक्निक जो है वो आपके काम आएगी। लेकिन हम ये जो अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना तो उसके अगर हम बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा कि अभी जैसे हमें टाइम लग रहा है, अभी एक एक को मैं समझाने में भी आपको 2-2 3-3 बार समझा रही हूँ, लेकिन जब इन फ्यूचर जब हमारा बिल्कुल बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली आपको सीधा प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट ऐसे नाम लूंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं अभी जो है पॉइंट आउट कर रही हूँ 2-2 3-3 बार कि ये टर्म से आप बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो हमारा हो गया एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्सेस। अब आप भूलेंगे तो नहीं, डायरेक्टली 3 मार्कर में पूछ लिया जाए व्हाट डिफाइन एक्सोजेनिक, डिफाइन एंडोजेनिक, है ना। तो आई होप आप लिख के आएंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए, उसके बाद अब हमारी बात आती है, सबसे पहले हमारे सिलेबस का पार्ट भी आती है, तो हमारा आता है माउंटेन, मतलब हमें फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन पढ़ना है। तो नियरली सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लें माउंटेन के बारे में। तो नियरली बोला जाता है कि 27% ऑफ वर्ल्ड की अगर लैंड सरफेस की बात करें तो उसमें हमारे माउंटेन्स हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम ये माउंटेन्स देखें आपने, इस टाइप से पूरी माउंटेन्स की चेन होती है नॉर्मली, और इसके कैप में मतलब बिल्कुल टॉप में अगर बोला जाए, पीक में देखा जाए, माउंटेन की जहां पीक होती है वहां पे क्या होती है, वहां पे स्नो होती है। अगर जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे सरफेस से आप अगर अर्थ की क्रस्ट से ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि ये जो है टेरेस्ट्रियल जो वेव्स हैं या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो आपको कम पहुंचती हैं, और इसी के लिए जो है वजह से हमारी हिल्स में या फिर ओशन जो माउंटेन के पीक्स में अपने स्नो बन जाता है। ठीक है, तो इससे बोला जाता है कि 80% ऑफ द जो
प्लैनेट का फ्रेश सरफेस का जो वाटर है वो इसी ग्लेशियर्स या इसी स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो माउंटेन में रहती है और 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है माउंटेन पे डिपेंड होते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स की, स्नो की, फ्रेश वाटर की, तो ये सब चीजें माउंटेन्स में भी बहुत अच्छे अच्छे जो है हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां सुनी होंगी आपने, है ना, संजीवनी बूटी। तो पूरा क्या था, वो संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेके आ गए थे ना हनुमान जी। तो बेसिकली क्या कि हमें 50 से मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोले तो हमें 50% ऑफ द जो हम डिपेंड होते हैं किससे, माउंटेन के रिसोर्सेज से, ठीक है। अगर कभी भी आपसे टिपिकली सिंपली मतलब डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ माउंटेन, व्हाट आर द बेनिफिशियरीज, है ना, हमें क्या उसका मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द माउंटेन, तो आप इस टाइप के फैक्ट्स वहां पे लिखोगे तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग को, आपको मेंस के आंसर को और ज्यादा ये स्ट्रेंथन करता है, अच्छा बनाता है दूसरों की कॉपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ द माउंटेन क्या क्या होते हैं। तो एक होता है हमारा फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन या इसको हम एक्यूमुलेटेड मतलब एक जगह इकट्ठा होना को भी बोलते हैं, और रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, या रेलिक्ट मतलब भी होता है बचा हुआ, शेष, अवशेष नहीं बोलते हैं, जैसे रेलिक्ट बोलते हैं कि आईवीसी का इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेलिक्स मिले हैं, तो अवशेष मिले हैं, बचे हुए पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये होता है रेसिडुअल माउंटेन। जैसे हम इसकी बात करें तो अरावली जो है हमारा काइंड ऑफ हमारा रेसिडुअल माउंटेन होगा, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वेदरिंग, इरोजन, इन सब की वजह से ये इतना इरोड हो गया कि अभी भी ये माउंटेन तो है, लेकिन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रेसिडुअल माउंटेन या फिर रेलिक्ट माउंटेन, ठीक है। तो चलिए हम एक एक माउंटेन्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी फोल्ड माउंटेन की। बेसिकली हमने बताया कि हमारे पास दो टाइप की जो है प्लेट्स है, ओशनिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और हमेशा जरूरी नहीं है कि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट ही टकराएंगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी टकरा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी एक है पूरी यूरेशियन प्लेट और एक है हमारी एशियन प्लेट। जब ये दोनों टकराई तभी तो हिमालय माउंटेन जो है फॉर्म हुआ। तो मतलब कॉन्टिनेंटल जब एक सेम डायरेक्शन पे आती है तो फोल्ड टाइप का माउंटेन बन जाता है, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस मेनली कंसिस्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, कंप्रेशन, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर आप आ रहे होते हो, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है, तो इस वजह से आपका फोल्ड माउंटेन जो बनता है, ठीक है। अब जब फोल्ड माउंटेन बनता है तो इसमें क्या है ना कि हमारे इस टाइप से, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक प्लेट है और एक प्लेट हमारे पास ये है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट है और ये हमारे पास एशियन प्लेट है। जब इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था तो इसकी वजह से ये एक माउंटेन बन गया। अब ये माउंटेन बन गया तो क्या हुआ कि ये ऐसे इस टाइप से ऐसे फोल्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन, और जो ऊपर वाला जो ऐसा कर्व होता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो ऐसे ही एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन ऐसे करते करते रेंजेस बनती जाती है और कंप्रेशन फोर्स से धीरे धीरे ये और बड़े होते जाते हैं और डेप्थ में जाते हैं और फिर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज पीक ऑफ माउंटेन बन जाता है, जैसे कि हमारा हिमालय, ठीक है। तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन समझ में आया, कंप्रेशन फोर्सेस समझ में आया आपको। तो चलिए, तो बेसिकली क्या हुआ कि दे आर फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जो कि एक्सोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्सेस की वजह से आया, एंडोजेनिक या फिर इंटरनल फोर्सेस की वजह से आया। उसकी वजह से हमारे क्रीज या थ्रो, नॉर्मली जब हम वेव्स की बात करते हैं तो नीचे वाले को हम बोलते हैं क्रीज और ऊपर वाले को बोलते हैं हम थ्रो, है ना। तो ऐसी सिंक्लाइन को बोलते हैं, राइट, सिंक्लाइन को बोलते हैं हम थ्रो, तो मतलब नीचे वाले को हम बोलते हैं थ्रो, एंड एंटी सिंक्लाइन को बोलते हैं क्रीज। तो इस टाइप से हमारे क्रीज एंड थ्रो बनते गए और धीरे धीरे हमारा फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं फोल्ड माउंटेन के जो कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दैट इज हिमालय, एशिया में जो हमारा हिमालयन रेंज है। आल्प्स अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड के अगर आप फिजियोग्राफिक मैप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे आल्प्स माउंटेन है यूरोप में, रॉकीज माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में। एंडीज माउंटेन एक हमारा, जैसे ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पे हमारा पूरा ओशनिक प्लेट है। तो ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब एक तरीके से कंप्रेशन की वजह से ये फोल्ड माउंटेन बने हैं और उनका नाम है एंडीज।
तो ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ही कॉन्टिनेंटल प्लेट से ही टकराएगी, आपकी ओशनिक प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से इन लोगों को या इन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि अभी भी प्लेट्स क्या है, मूव कर रही हैं। आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, मोल्टन है। मोल्टन की वजह से क्या हो रहा है कि लावा अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ कभी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक तरीके कंप्रेशन फोर्सेस जनरेट होते हैं, और क्रस्ट का जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो होता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया आपको होल फोल्ड माउंटेन। तो ये हमारा हो गया फोल्ड माउंटेन, और ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट अब इसके बाद हमारा एग्जाम मतलब जो टाइप ऑफ माउंटेन आता है दैट कम्स ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अब ब्लॉक माउंटेन बेसिकली वो टाइप ऑफ द माउंटेन होता है जो कि इंटरनल या फिर एंडोजेनिक मूवमेंट की वजह से, कुछ फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से, या फॉल्टिंग, या आपने रिफ्ट वैली सुना, एकदम से गड्ढा चला जाता है, तो इस टाइप से बेसिकली, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ जो है मॉल्टन लावा या फिर कुछ एक तरीके से दो ओशनिक क्रस्ट जो है डाइवर्स हो गई, उसकी वजह से ये पार्ट जो है नीचे चला गया और यहाँ का भी पार्ट नीचे चला गया। तो अब क्या हुआ, ये जो है एक तरीके से क्या हो गया, ब्लॉक टाइप से बन गया माउंटेन का। ठीक है, तो ब्लॉक टाइप का बन गया, तो इसको भी जैसे अपन ने उसमें पढ़ा ना, क्रिस्ट एंड थ्रो, ऐसे ही इसको बोलते हैं हम अपर पार्ट को हॉस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ग्रैबन, है ना। तो ये बेसिकली कब हो रहा है, जब डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है, जब दो कॉन्टिनेंटल या फिर ओशन कॉन्टिनेंटल या फिर ओशन भी, ओशन के अंदर भी इस टाइप के ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, तो फिर इस टाइप के जो माउंटेन्स बनते हैं वो क्यों होते हैं, जब जो है आपका अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होता है तब। ठीक है, हॉर्स्ट और ग्रैबन बन जाते हैं और उन्हीं का नाम होता है ब्लॉक माउंटेन। तो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन अपने कब बने, इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, अर्थ मूवमेंट की वजह से, और फोर्स ऑफ टेंशन या फिर फॉल्टिंग की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ कि डाउन लिफ्टिंग या फिर अप लिफ्टिंग ऑफ द लैंड हो गया और ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। और इसकी वजह से हमारे हॉर्स्ट, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ग्रैबन। तो हॉर्स्ट और ग्रैबन का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक अब इसमें आपसे एग्जांपल पूछ सकता है, तो फॉर एग्जांपल सायरा नवेदा। सायरा नवेदा एक नॉर्थ अमेरिका में है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक माउंटेन। सेकेंड ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ब्लॉक माउंटेन के। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा फ्लोर माउंटेन, देन ब्लॉक माउंटेन, नाउ थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन। ये बहुत सिंपल है। बेसिकली क्या हुआ कि ब्लॉक माउंटेन क्या हुआ कि सॉरी वोल्केनिक माउंटेन क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, कहीं पे जो है दो जगह से मतलब ओशन या फिर ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है डाइवर्स हो रही थी और नीचे से वोल्केनो ऊपर आ गया और ये वोल्केनो बहुत ऊपर तक चला गया, उसकी वजह से ये पूरा माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली जो वोल्केनोज के थ्रू जो है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द कोई मटेरियल या फिर माउंटेन बनता है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया अपना वोल्केनिक माउंटेन। और इसी को हम एक्युमुलेटेड माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि जो अर्थ के इंटीरियर ऑफ द पार्ट में जो कोर में मैग्मा था वो बाहर एक्युमुलेट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एक्युमुलेटेड माउंटेन। कई बार कंफ्यूजन के लिए आपसे दूसरे अल्टरनेटिव नाम से भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो द माउंटेन फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल कॉल्ड एज वोल्केनिक माउंटेन या फिर माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें माउंट माउना लाओ जो कि हवाई आइलैंड का पार्ट है, या माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, फ्यूजियामा जापान में है, दीज ऑल आर द सम एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, वोल्केनिक माउंटेन्स के हो गए। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये हमारे पास पिक्टोरियल व्यू है तो हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमको याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैग्मा चैम्बर था, ये वेंट के थ्रू ऊपर आ गया और इसकी वजह से ये पूरा माउंटेन बन गया। अब जहां से ये मैग्मा निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे मैग्मा ऐसे फ्लो होता गया और पूरा एक वोल्केनिक माउंटेन या फिर एक्युमुलेटेड माउंटेन का इसने शेप ले लिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा पार्ट पड़ता है, फोर्थ टाइप ऑफ माउंटेन जो होता है वो होता है हमारा रेसिडुअल माउंटेन या फिर रिलिक्ट माउंटेन, अवशेष बचा हुआ जो पार्ट होता है माउंटेन का। वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, कई बार हमने देखा है एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वेदरिंग और इरोजन बेसिकली हमारा कॉन्टिन्यूएशन में होता है, कहीं पे वेदरिंग मतलब कहीं पे इरोड होता रहता है और कहीं पे डिपॉजिट होता जाता है। तो इसीलिए जो है ये रेसिडुअल माउंटेन या फिर रेलिक्ट माउंटेन जो है बनता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास कोई पुराना माउंटेन है जैसे वल्केनिक माउंटेन है या फिर ब्लॉक माउंटेन है, वो धीरे धीरे इरोड होता गया और उसकी वजह से एक माउंटेन बन गया, तो उसी को हमने बोल दिया या माउंटेन बच गया पार्ट ऑफ, ना तो वो प्लेट्यू का पार्ट ले रहा है ना ही प्लेन्स का पार्ट ले रहा है, बट इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माउंटेन, तो उसी को हमने नाम दे दिया रेसिडुअल या फिर रेलिक्ट माउंटेन, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये किसका पार्ट हो गया, वेट या हाँ, तो हमारा ये पार्ट हो गया आपका रेसिडुअल माउंटेन का। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो हियर आर सम एग्जांपल लाइक हिल्स लाइक नीलगिरी, पालकोंडा, पार्श्वनाथ। पहले ये बहुत ही हाइट ऑफ द मतलब हाइट ऑफ द रेंजेस में मानी जाती थी या आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी इरोड हो गई तो अब ये इट इज कम्स अंडर द पार्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। फिर ऐसी मैंने आपको अरावली बताया, विंध्यास बताया, सतपुड़ास, राजमहल, पीपला हिल्स जो है, ये पूरा ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये रेलिक्ट माउंटेन्स या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप से ये देखिए कि ये पहले ये जो थे ये धीरे धीरे इतने बड़े थे, अब उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस वेदरिंग हुआ, मास डिस्ट्रक्शन हुआ, इरोजन हुआ, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स जो है टूट के धीरे धीरे कम साइज में होने लग गए, है ना। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट हमारा पोल माउंटेन में आता है, कौन सा माउंटेन हमारा ब्लॉक माउंटेन में आता है, विच माउंटेन्स कम्स अंडर वॉल्केनिक, और एट लास्ट जो हमारा पार्ट आता है दैट इज रेसिडुअल या फिर रेलिक्ट माउंटेन्स। तो ये हमारे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ द माउंटेन होते हैं और हमने इनको एग्जांपल्स के साथ भी पढ़ा। तो अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इफ दे विल डायरेक्टली आस्क यू कि क्लासिफाई द माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स होते क्या है, डिफाइन माउंटेन्स, फिर आपके एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस पूछ सकता है। तो ये ऑल जो फीचर्स होते हैं ये हमारे पूरे माउंटेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली हमारा जो माउंटेन जो वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाएगा आपका माउंटेन के बाद हमारे पास है प्लेट्यूज, देन प्लेन्स, फिर रिवर सिस्टम, पूरा रिवर्स टाइप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो हम इन सब की बात करेंगे। तो ये सब चीजें आ जाती हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर का, ये पार्ट रहेगा। अगर आपको मेरे जो ये पूरा कंटेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट, जितना मुझसे जितना अच्छा हो सकता है। इवन द मैं और हमारी टीम दोनों हम सब जो है मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट जो हमारा है कि वैल्यूएबल मटेरियल, वैल्यूएबल कंटेंट जो है हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो देन प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको खुद लगता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस इफ यू आर लाइकिंग कि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली अवेल माय रेफरल कोड, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड